जो वैसे हम नॉर्मली सर्च नहीं करते। उसके बारे में तुम्हारा है कुछ एक्सपीरियंस या कोई आइडिया कि मार्केट क्या कर रही है, किस तरफ शिफ्ट हो रही है? जो बेसिकली जो हमारी फील्ड है, फैकल्टी है, ये सिविल वाली है ना, तो इसमें जो खास करके ये जो लोग आते हैं जियोलॉजी वाले या ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट वाले, तो इनकी ये जो किस तरफ जा सकते हैं, जॉब एज ए क्या जॉब कर सकते हैं, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो फिर उसको देखते हुए बंदा कह सकता है। तो आप एज ए जियोलॉजिस्ट जॉब कर सकते हो, आप एज बैकग्राउंड गुड आफ्टर जॉब कर सकते हो, आप एज ए क्या कहते हैं उसको, जियोटेक्निकल डिजाइन इंजीनियर जॉब कर सकते हो। तो इसमें क्या मैं वो बिलाल की एग्जांपल दूंगा, वो एज ए प्रोडक्शन प्लांट में वो एज ए सेफ्टी इंजीनियर भी काम कर रहा है लड़का। तो मतलब कुछ भी कर सकते हो। ओके। तो आगे अभी फ्यूचर में देखा जाए तो जो है ना, जो वो रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसमें क्या आता है, जो विंड टर्बाइंस हैं, जिस तरह भी पिछले वीक में आया था कि जो 2030 तक जर्मनी इतने ज्यादा विंड टर्बाइन जो है वो मुस है, मतलब आपने वो इतने बनाने हैं, सोलर एनर्जी लागे हैं वो बनाने हैं। तो वो हमारी फील्ड उसके साथ रिलेटेड है, क्योंकि हमने अगर वो इतने सारे उन्हें विंड टर्बाइन लगाने हैं तो जाहिर बात है उसके लिए उनको उसकी पहले जो हाँ उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं या जो भी है वो कौन करता है, वो हम लोग करते हैं। मतलब सिविल, वो जिसने बनाना है वो तो सिविल इंजीनियर हो गया, और सिविल इंजीनियर के लिए हम काम करते हैं। हम उसको बताते हैं कि यहाँ पे जी ये आपकी पहले तो बैकग्राउंड गुट आस्तन हो गई, ठीक है, वो हो गई। उसके अलावा फिर उसकी जो फाउंडेशन है वो किसने बनाई, तो वो चीज जो है, जो ये चीजें जो मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे हो गई, इसके अलावा हाउसिंग हो गई, तो ये सारी चीजें जो है ना वो हमारी मतलब फील्ड, हम वो ये सब चीजें जो है ना एज हमारे क्लाइंट है, तो इनके लिए हम काम करते हैं और इनके लिए हम काम करेंगे। तो बाकी इस फील्ड में जो भी जो स्किल्स हैं वो तो मतलब आपको आनी चाहिए, और वो आपको अपडेट, आपको अपने आप को अपडेट रखना चाहिए कि कौन सी जो स्किल्स हैं वो आपको कल को या फ्यूचर में आपको काम आएंगी। तो ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा अब हम सीवी या कवर लेटर वाली साइड में चले जाते हैं। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हेलो, हाँ मैं क्या इसमें कुछ अच्छा, कोई बंदा बीच में बात, शायद कोई किसी ने म्यूट नहीं किया हुआ शायद, पता नहीं है, शायद ये हो सकता है कि मेरा इंटरनेट कमजोर। ठहरो मैं कैमरा ऑफ करता हूँ, ये बीच में कोई अभी बेहतर आ रही है आवाज। हेलो, हाँ हाँ अभी ठीक आ रही है, पहले बीच कट कट के आ रही थी। ठीक है, चलो। तो जो है ना वो कैसे दरमियान में हमने यही बात की, अच्छा अगर रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का और उसके अंदर स्पेशल टूल्स या टेक्नोलॉजीज क्या यूज होती हैं, उसकी वो चीज़ें क्या हैं, अगर आपको उसका थोड़ा बहुत पता है तो वो आप और तरीके से जो है ना वो उसको कर सकते हो टैकल। अली कुछ ऐड करना चाह रहा था, अली आप कर लो ऐड। यार मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। हाँ, वो यही मसला हुआ था, मैंने अनम्यूट इसलिए किया था। वो कैसे रहा यार, अच्छी खासी वो डिस्क्रिप्शन दी चीज़ों की, साइड एक्टिविटीज़ की, लेकिन मेरे ख्याल से भी ना ये जो जियोलॉजी रिलेटेड फील्ड्स हैं ये है नहीं, मतलब इसमें काफ़ी ब्रॉड रेंज ऑफ फील्ड्स हैं। तो एक चीज़ जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैं काफ़ी सारे जियोलॉजिस्ट वगैरह के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैंने सीखा है कि अगर आपको डेटा एनालिसिस वगैरह आता है ना, तो इस फील्ड में भी इतना ज़्यादा डेटा है जिसका हिसाब ही कोई नहीं। मतलब हर तरह का सेंसर बेस्ड डेटा, वो डेटा फलाना ढिमकाना, हर तरह का डेटा, इवन ग्राउंड वाटर भी जो आप करते हो हर। तो अगर आपकी स्किल्स है ना जियो स्टेटिस्टिक्स रिलेटेड, और वो फिर एसोसिएट होती हैं डेटा एनालिसिस, तो बेसिक प्रोग्रामिंग आर टाइप या पाइथन या इस तरह की चीज़ें, तो ये आपको फील्ड में बहुत ज़्यादा एज देंगी। फील्ड में क्या, रिसर्च में जिधर मर्जी जाना है, और वो रिन्यूएबल और वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह, अगर आपने कोर जियोलॉजी में हो ना,
अगर आपका बैकग्राउंड जियोलॉजी मिनरोलॉजी उस तरह का है और एक्सप्लोरेशन वाली साइड पे रिन्यूएबल वगैरह का अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ हम एंड प्रोडक्ट क्या होगी और हम क्या ढूंढ रहे हैं, उन डोमेन्स में काम कर रहे हैं, फिर भी डेटा एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप उससे हट के जैसे कैसे रहे ये वाटर और हाइड्रोजियोलॉजी और इस तरह की चीज़ों में ग्राउंड वाटर मॉडलिंग कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सीख लें बेसिक प्रोग्रामिंग तो वो हर एक में लग जाती है, क्योंकि ये टूल्स ऐसे होते हैं बस उसकी एप्लीकेशन चेंज हो जाती है। तो वो तो आप एक 2 दिन सीखोगे कि अच्छा यार ये प्रॉब्लम है, इसका ये समझ लिया आपने, ऑनलाइन पढ़ लिया या क्लास ले ली, कुछ भी कर लिया, तो वही डेटा आप उस तरह प्लॉट करना शुरू कर दोगे। लेकिन डेटा एनालिसिस या प्रोग्रामिंग की मैं इसलिए ऐड करना चाह रहा था कि ये आपको एटलीस्ट आने वाले टाइम में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और अगर आपको सेंसर्स वगैरह और इन चीज़ों का पता है ना, टेक्नोलॉजीज़ का लेटेस्ट मार्केट में क्या चल रही हैं, तो एक्सप्लोरेशन जी पहले ऐसे होती थी, तो अब हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा आ गया, तो वो डेटा आ गया, तो ये डेटा आ गया, सारी चीज़ें कैसे कंबाइन करके हो रही हैं चीज़ें। तो टेक्नोलॉजीज़ का बंदे को पता होना चाहिए अपनी फील्ड की, जो लेटेस्ट आ रही हैं, जो चाहे मार्केट में फुली अडॉप्ट नहीं हुई भी, लेकिन डेटा एनालिसिस अगर टाइम मिले तो बंदे को जर्मन लाइसेंस और इन चीज़ों के साथ वो भी करना चाहिए। नाइस पॉइंट एडेड ना, मतलब डेटा साइंस की रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे भी है। हम थोड़ा सा कैसे इससे आगे चलते हैं यहाँ पे ना, कि लेट्स से कि जॉब ढूंढ ली कि ये वाली जॉब जो है ना ये मार्केट में अवेलेबल है, मैंने उस पर अप्लाई किया। अब अगर मेरी सीवी शॉर्टलिस्ट होती है तो मुझे ईमेल आ जाएगी, जी हाँ जी आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, प्रोबेबली आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं। तो उसके लिए बंदे को क्या तैयारी करनी चाहिए, इंटरव्यू में कैसे होता है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या आगे चलता है, कोई ऐसी चीज जो जो की पॉइंट्स कुछ बता दो, ताकि ये भी वो ये एक अलग से सेपरेट डिस्कशन है, मुझे पता है ये बड़ी लंबी डिबेट है, पर्सन टू पर्सन, जॉब टू जॉब, कंपनी टू कंपनी, बहुत सारी चीजें वेरी कर जाती हैं, लेकिन जनरल टिप्स और ट्रिक्स। हाँ जी, ये तो वाकई आपकी बात है, बहुत लंबी डिस्कशन है। लेकिन ये चीज़ मैंने जर्मनी में देखी है, मतलब पाकिस्तान से जर्मनी से कंपैरिजन किया जाए अगर, तो यहाँ पे जो इंटरव्यू, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचना है। अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच गए हो तो कह लो कि आपके 80% चांस ये है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंटरव्यू होता है उसमें आपकी वो कारकर्दगी नहीं देखते कि आपने क्या किया या जो भी, एक किस्म का आप वो जस्ट आपका जान पहचान करते हैं, आपका थोड़ा बहुत आपके बारे में मजीद जानते हैं, अपनी कंपनी का बताते हैं और आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं, किस तरह के लोग हो, वो देखते हैं कि क्या इस तरह की जो पर्सनैलिटी है या मेंटेलिटी ये बंदा रखता है, क्या वो हमारी एनवायरनमेंट में या हमारी टीम में क्या फिट हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर वो देखते हैं सैलरी का कि क्या ये जो बंदा इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या हम इसको ये ऑफर कर सकते हैं या इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है या बहुत लो है। तो ये चीजें, इस तरह की चीजें इंटरव्यू में डिस्कस की जाती हैं। मतलब यहाँ पे जो इंटरव्यू होते हैं उसमें ये नहीं पूछता कि वो फलां चीज का फार्मूला क्या है या फलां चीज को क्या कहते हैं या कितनी होनी चाहिए। मतलब ये चीज मैंने बड़ा नोट किया, मैंने कोई काफी इंटरव्यू दिए हैं और देखा मैंने जिधर भी इंटरव्यू दिया तकरीबन जो सक्सेस रेट होती है, शायद ये मेरे लिए या ओवरऑल है, मैंने ऐसे होता है कि जो आप तकरीबन 95% है, अगर आपने इंटरव्यू दिया तो 90% ऐसे हुआ कि वो जॉब के लिए ऑफर, आपने उसको जॉब ऑफर कर दिया फिर। तो ये चीज आपको सबसे जो जरूरी मैं समझता हूँ इंटरव्यू तक पहुंचना। बाकी जो इंटरव्यू में होगी वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए जो है ना वो बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरव्यू तक आपने कर लिया, शॉर्ट लिस्ट हो गए हो, तो कह लो कि आप बस ऑलरेडी हो गए हो सिलेक्ट। तो उसमें कुछ ये चीजें होती है इंटरव्यू में, जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो किस तरह करनी है, वो क्या होनी चाहिए। जो मोस्टली जो सवाल होते हैं वो मतलब जिसके लिए, मतलब मैं भी जब शुरू में था तो मुझे नहीं था पता, तो वो सारी बात आपको इंटरव्यू वगैरह देख के आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वो इस तरह के सवाल होते हैं, वो पूछते हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको आप हमारी ये जो जॉब आप जिसके लिए आपको हम हायर कर रहे हैं किस तरह फिट होते हैं, आप क्या हमारी कंपनी के लिए क्या करोगे, आपकी क्या पर आप किस तरह के लोग हो, क्या आप जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं या डिफरेंट मजहब के लोग हैं उनमें काम कर सकोगे, या मतलब आपको कैसा लगता है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो पूछी जाती हैं। बाकी आपकी सैलरी है,
मतलब सैलरी एक्सपेक्टेशन में ये होता है कि आपने देखना होता है कि मैं जिस जॉब के लिए जा रहा हूँ क्या मैं उसकी मतलब रेंज में बोलूंगा, या मतलब ये तो नहीं कि मैं एज इंजीनियर जा रहा हूँ और बोल दूं कि नहीं यार मुझे 2000 दे तो बहुत है, मतलब ऐसे नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको होमवर्क करके जाना होगा। तो हाँ कैसे मैं इसको थोड़ा समराइज करना चाहूंगा, ये वही वाली चीज है कि ये बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन कैसे ने बड़ी अच्छी पॉइंट रेज किया उसने कि जो सक्सेस रेट है, अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो तो वो ये नहीं देख रहे कि यार, वो ये नहीं चेक कर रहे कि यार इसने सीवी में झूठ बोला होगा, ये ना अभी इसको चेक करते हैं, कोई फार्मूला आता है इसको कि नहीं आता ना। अगर उन्होंने आपकी सीवी पढ़ी है और उन्होंने आपकी प्रोफाइल देखी है और डिजिटली उन्होंने आपको प्रोसेस करके और निकाला है कि हाँ यार तुम आ जाओ, तो दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि यार ये बंदा कंपनी के लिए ठीक है। और अब वो इंटरव्यू में बैठे ये नहीं चूज कर रहे कि यार ये ठीक है कि नहीं है, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये कितना ठीक है एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स, कि अगर ये मुनासिब चल सकता है हमारे साथ और इसकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं कि मार्केट में हमें कॉम्पिटिटिव एज देती हैं और इसके वो स्किल हैं जो हमारा काम हल कर देंगे, हम पे बोझ नहीं बनेगा ये, तो बस ठीक है इसको हायर करो, मुनासिब पैसे ले रहा है और ये काम करे, फिर आगे बाद में देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे वो कंपनियों को काफी लेवरेज होता है ट्रायल पीरियड का, प्रोपेसाइट का, और फिर वो ना करके चल जाता है काम ना। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि, और ये इंटरव्यू वाली जो चीज है ये हम बाद में अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं सारी की सारी ना। मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा इसके बाद कैसा ना, कि तुम्हारे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कोई चैलेंजेस या कोई लेसन्स लर्न ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस, कोई वो बातें जो नहीं पता चली कहीं से और फिर खुद गलतियां करके या एक्सपीरियंस करके सीखी हैं, और जो तुम शेयर करना चाहोगे। ठीक है। चलिए मैं इस चीज को थोड़ा बहुत समराइज करता हूँ और मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि क्या कॉमन गलतियां होती हैं जो अक्सर हम करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो हम कहते हैं कि मैंने तो बहुत ज़्यादा अप्लाई किया हुआ है लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आया या कुछ ऐसे है। तो मतलब इन सारी चीज़ों को मैं जो है ना सम अप करना चाहूँगा। बहुत सारी ऐसे होता है कि आप इनफेक्टिव जॉब एप्लीकेशन, मतलब आपकी सीवी बहुत कमज़ोर है या कवर लेटर बहुत कमज़ोर है, तो इसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। जब ये डिस्कशन खत्म हो या इसके अलावा वैसे भी मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली ये है कि अगर आप अच्छी सी सीवी बनाओ जर्मन में और मतलब बहुत ऐसे लंबी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट सी हो, मुख्तसर सी हो, जो टू दी पॉइंट आपका डाटा लिखा हो, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट, बस और कुछ नहीं चाहिए होता। और जो इसके अलावा जब आप एप्लीकेशन अप्लाई वगैरह करते हो तो उसको फॉलो अप करो, फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अप्लाई किया आज तो मैक्सिमम 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कोई जवाब वगैरह नहीं आता, तो कोशिश करो कि आप जो आपका जो बंदा एचआर है जिसको आपने सीवी भेजी है जो भी है उसको कांटेक्ट करो, जो है ना पोलाइटली जो है ना उसको मैसेज करो कि मैंने ऐसे ऐसे किया था तो मुझे अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया या कुछ इस तरह ना। तो मतलब मैंने देखा कि बहुत जो पुअर कम्युनिकेशन होती है रिक्रूटर की और ये जो जॉब सीकर है उसके दरमियान जो है वो बहुत जरूरी है। वो यानी कि जो कम्युनिकेशन है बहुत जरूरी है। अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन है तो आप मतलब अपने आप को जो बाकी एप्लीकेशन है उसके चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हो तो कोशिश करो कि उसको सही तरीके से फिर जॉब सर्च ही करो। मतलब ये नहीं कि मैं आज एक जॉब अप्लाई कर दिया फिर बोला कि यार हो गया हो जाएगा, ऐसे नहीं। कोशिश करो कि उसको डेली बेसिस पे जॉब्स अप्लाई करो। और जिस तरह मैंने पहले बताया नेटवर्किंग वो तो एक अलग चीज है। इसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जॉब्स ढूंढ सकते हो, स्टेपस्टोन हो गया, इंडीड हो गया, सिंग हो गया, यहाँ पे डेली बेसिस पे जॉब्स आती हैं। उसको आप कीवर्ड से मतलब जियोलॉजी से या आपका जो भी कीवर्ड है जिस तरह बोर्डन गुटाफ्तन हो गया, तो उस तरह इस तरह सर्च करके तो वो आपको जॉब्स इस तरह ज्यादा आपको आएंगी। सिर्फ अगर लिखोगे ना कि जियोलॉजी या जियोलॉजिकल इंजीनियर तो वो आपको शायद 2-3 आए, तो अगर आप कीवर्ड से करो तो आपको ज्यादा आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हो तो कोशिश करो कि ये जो क्या उसको बोलते हैं बुंडेसअगेंटूर फॉर डी आर्बाइट, वो हर एक शहर में होता है। बुंडेसअगेंटूर आपको पता होगा, वो जॉब एजेंसी है, फेडरल जॉब एजेंसी जर्मनी की। तो वहां पे रजिस्टर्ड करो, वो आपका सारा डाटा लेते हैं, वो आपके साथ प्रॉपर 1-2 घंटे की मीटिंग करते हैं, उसमें आपकी प्रोफाइल उनकी वेबसाइट पे बन जाती है।
तो बहुत सारी कंपनी, खास करके जो अच्छी वाली कंपनी, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो डायरेक्ट जब वो कोई बंदा हायर करते हैं तो ये सिर्फ अखबार में या इंटरनेट या लिंक्डइन पे नहीं डालते, बल्कि वो बुंडेसएजेंटुआ पे डालते हैं कि हमें ये बंदा ऐसे मतलब इस ये चीज हो, ये चाहिए। तो अगर आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हो तो बुंडेसएजेंटुआ आपको फिर मैसेज करता है कि हमारे पास ये जॉब आई है, क्या तुम अप्लाई करना चाहते हो? करना चाहते हो तो ये बटन क्लिक करो, हो जाएगी। तो आपकी जो एप्लीकेशन बुंडेसएजेंटुआ से उधर गई होगी वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू जो आपने खुद बेची है। तो ये जो लोग मतलब जॉब सर्च है, जो स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वहां पे करें। इसके अलावा कुछ कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं जो आपकी प्रोफेशनल जॉब्स ढूंढती हैं, साइट आर्बाइट फर्म उसको बोलते हैं। उनमें एक बहुत क्या कहते हो मशहूर फेमस है हाइज। हाइज एक वो है, उस पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करते हो, तो वहां पे जो डिफरेंट रिक्रूटर्स होते हैं आपको, आप लिखते हो कि अच्छा मुझे इस एरिया में इतनी सैलरी पे इस तरह की जॉब चाहिए, तो आपकी जो भी ड्रीम जॉब कह सकते हो वो उनको बताते हैं और आपके लिए वो ढूंढते हैं। एक तो ये हो गया। इसके अलावा स्पेलिंग क्या है? हाइज, HAYS, हाइज। ठीक है, हाइज हो गया। इसके अलावा बुंडेसएजेंटुआ फॉर डी आर्बाइट, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा कुछ जो हमारी, जो मैं अपनी फील्ड की कुछ कंपनीज है जो मैंने देखा कि पूरे साल में ही हायरिंग वो कर रहे होते हैं, यानी कि कंटिन्यूसली, बड़ी कंपनीज। उनमें एक है आर्कादिस, थाइसन, गोल्डबैक, यूरोफिन, डॉयचे बान, मतलब ये जो बड़े आर्बाइट कीपर हैं, बड़े जो है ना जॉब देने वाले हैं। तो इसके अलावा जो मुझे मसले हुए थे शुरू में, यानी कि कह लो कि जॉब क्यों नहीं आई, और उसके बाद मैंने क्या चेंज किया, तो मुझे ज्यादा जो है ना, मैंने उस पे काम किया, सीवी और कवर लेटर पे काम किया। मैंने एक सिंक पे एक होता है सीवी चेक का ना ऑप्शन, तो उसमें मैंने अपनी सीवी वगैरह भेजी। उन्होंने बोला कि ये आपकी मिस्टेक्स हैं, तो आप अगर ये इसको करेक्ट करोगे तो आपकी जो है ना अच्छी होगी। तो वो वाकई मैंने वो किया है। वो फिर वो उस तरह जो उन्होंने फॉर्मेट बताया उससे, क्योंकि बहुत सारी जो है ना रिक्रूटर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी सीवी को क्या कहते हैं रीड करते हैं, और उससे फिर वो आपको सिलेक्ट करते हैं, या क्या उसको बोलते हैं सॉर्ट आउट करते हैं। तो आप अगर उस फॉर्मेट के थ्रू अपनी सीवी को करेक्ट करें, कवर लेटर को करें, तो आपके जॉब के चांसेस जो है ना बढ़ जाते हैं। तो ये जो गलती मैं खुद करता आया हूँ कि ऐसे एक कवर लेटर बना दिया और उसमें कंपनी का नाम चेंज करके वो भेज दिया और जॉब होगी, तो ये नहीं चलता और नहीं चलेगा। तो इसके अलावा अगर आपको लैंग्वेज आती है जर्मन, वो तो हो गया। इसके अलावा अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है, कोई फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, इस तरह की लैंग्वेज है, तो वो जो मल्टीनेशनल जो कंपनी है उसमें ये बहुत काम आती है। तो इंग्लिश, जर्मन, और इसके अलावा अगर आपको और लैंग्वेज आती है तो ये मल्टी नेशनल जो कंपनी है उसमें बहुत ज्यादा वाइटल जो है ना उसकी इम्पोर्टेंस है। नाइस। तो ये तुमने बहुत अच्छे पॉइंट बोले। मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना वो शेमलेसली उसमें डालना चाहूँगा, शाउट आउट देना चाहूँगा। हमने पहले भी एक करवाया था यूजिंग चैट जीपीटी, या अब तो इन जनरल जनरेटिव एआई, कि आप उससे अपना कवर लेटर और सीवी को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इंप्रूव करो ना। और हमारा फ्यूचर में भी ये कराने का प्रोग्राम है। तो ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है जिसमें ये समझना जरूरी है कि आजकल ये जिस कैसे ने बात की कि कंपनियां किस तरह से सीवी पढ़ रही हैं, शॉर्टलिस्ट कर रही हैं, कवर लेटर का क्या इम्पैक्ट होता है, और फिर उनको चेंज करना क्यों जरूरी है, फिर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और फिर उसके लिए जनरल टूल्स के वो कैसे आप इफेक्टिवली कर सकते हो। कैसे ने दरमियान में उसकी बात भी की कि कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपको अच्छी ईमेल्स लिखनी है आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और फिर उनको फॉलो अप करना है और आपने कॉल्स करनी है। तो ये पूरा एक अलग से एक सेशन है जो करवाने की और उसको दिखाने की जरूरत है। तो फ्यूचर में अगर हम उसको, मेरा तो इंशाल्लाह पूरा प्लान है इसको आगे दोबारा ये अलग से ये वाले सेशन करवाने का ना, सीवी, कवर लेटर, ईमेल्स, कम्युनिकेशन वाली साइड पे, कि आपकी वो वाली चीज स्ट्रांग हो।
तो अगर वो दोबारा होता है तो उसको फॉलो करें ताकि उधर हम तसल्ली से बैठ के ये वाली सारी चीजें देख सकें। प्लस यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये वाली हुई है कि अगर आप जिंक पे या लिंक्डइन पे हैं और अगर आपकी प्रोफाइल बिल्ट है और आप डिफरेंट कंपनीज का रजिस्टर्ड है, तो बहुत सारी कंपनियां अपनी जॉब्स एडवर्टाइज नहीं करती क्योंकि फिर उनको बहुत सारी सीवीज आ जाती हैं, उनको हर जगह पे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं और वो उस मैस से गुजरने की बजाय वो कहती हैं यार चुप करके एक बंदे को वो तनख्वाह देते हैं, वो कहते हैं तुमने बैठ के सिर्फ हेड हंटिंग करनी है, तुमने सिर्फ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाना है, जाके तुमने वो लोग ढूंढने हैं जो हमारे काम के हो सकते हैं, उनको कांटेक्ट करना है, पूछना है, अगर वो इंटरेस्टेड है तो फिर हम सिर्फ उन्हीं को कहेंगे कि आप अपनी सीवी दें, हम उन्हीं को आगे फॉलो करेंगे ना, और फिर उसमें चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जॉब लेने के। तो इसीलिए अपने आप को बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज का रजिस्टर करवाना, डिफरेंट कंपनीज के डेटाबेसेस में, पोर्टल्स में अपलोडेड अपना डेटा, एक्टिव रीसेंट डेटा अपलोडेड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जॉब एडवर्टाइज नहीं करती, वो डायरेक्टली कांटेक्ट करने आती है ना। तो इस चीज को भी ध्यान में रखें। और फिर मैं बार बार यही कहूंगा कि ये बहुत सारी चीजें इसलिए समझनी जरूरी है, पहले दिन से ही इनको साथ साथ लेके चलना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आपको जॉब चाहिए ना, उस दिन एक दिन में आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते, तो आपको ये डेटाबेसेस ये सारा कुछ साथ साथ बिल्ड करके बनाने की जरूरत है। और ये वो एक मिस्टेक है जो मैं देखता हूँ कि बच्चे कहते हैं यार अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी क्या जरूरत है जॉब अप्लाई करने की, अभी क्या जरूरत है सोचने की, अभी तो बस ये चिल पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, बस जाके पेपर शेपर देते हैं, रात को आके ना सोएंगे आराम से रोटी खा के ज्यादा सारी, बस। वो ये नहीं सोचते कि यार मैं फेसबुक छोड़ दूं, मैं इंस्टाग्राम छोड़ दूं, मैं आज ही उस पर शिफ्ट हो जाऊं ताकि जिस दिन मुझे एक्चुअली जॉब की जरूरत होगी उस दिन मेरा नेटवर्क बना हुआ होगा, मैं प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर्ड हूंगा, मैंने सीवी 15 लोगों को दिखा ली होगी, मैं डिफरेंट जगहों पे इंटर्नशिप और ये प्रोजेक्ट्स के लिए सीवियां भेज के, कवर लेटर भेज के, अपनी ईमेल और हर चीज को मैंने एक्टिव कर लिया होगा, अच्छा कर लिया होगा, और मेरी एक डिजिटल प्रेजेंस होगी जिसके लिए मुझे जो है ना बाद में उसको कैश करवाना आसान होगा। तो यहाँ पे मैं इसको खत्म करता हूँ, हम पूरा 1 घंटे के मार्क पे और मुझे पता है कि दरमियान में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हमने तकरीर बहुत कर दी और लोगों से क्वेश्चंस नहीं लिए, तो अभी हम ऐसे करते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा सा, अगर कैसा टाइम है? हाँ मेरे पास है टाइम। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और हम बस ये यहाँ पे ये क्लोजिंग है ना, और हम लोगों से क्वेश्चंस ले लेते हैं और उसको आंसर कर लेते हैं। If anyone has questions, you can open your mics, you can talk. जी अल्लाह। अच्छा केसर, आपने वो GGU सॉफ्टवेयर के बारे में बोला था, तो उसको मैंने एक दिन एक्सप्लोर किया था, लेकिन उसमें तकरीबन काफ़ी सारी वो थी, मतलब स्लोप्स, स्टेबिलिटी और जो है और भी बहुत ज़्यादा उसमें डिज़ाइन वगैरह की थी, तो बंदा उसको स्टार्ट कैसे करे और मतलब कहाँ से, काफ़ी वेरिएशन थी उसमें। हाँ, जिस तरह मैंने पहले बताया कि GGU जो सॉफ्टवेयर है उसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं। बेसिकली ये एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, इसमें डिज़ाइन की जाती है, इसमें GGU स्टेबिलिटी है, जिसमें स्लोप स्टेबिलिटी हो गई, GGU फंडामेंट है, GGU पाइल है, तो ये बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं इसके। तो आप मतलब इसको सीख सकते हो, इसके बारे में जान सकते हो, और वाकई ये जो है ना फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, ये तकरीबन 2-3 हज़ार यूरो इस पे लगते हैं, लेकिन इसके एक स्टूडेंट वर्जन होता है, और अगर आप GGU सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन आता है, तो उसमें आप कॉन्टैक्ट करते हो, ईमेल लिखते हो कि मैं अल्लाह हूँ, मैं फलां यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मुझे ये GGU लर्निंग के लिए ये इसकी एक्टिवेशन चाहिए, तो वो आपको, क्योंकि मैंने ली थी तो मुझे इसलिए याद है, वो आपको फिर कहते हैं कि अच्छा आपको जो है ना वो एक फॉर्म भेजते हैं, वो आपने फिल करके लिखना होता है कि डिक्लेरेशन होती है कि मैं वाकई स्टूडेंट हूँ, और साथ अपना स्टूडेंट क्या इसको बोलते हैं मैट्रिकुलेशन भी शाइनिंग लगाना होता है, तो आपको 1 साल की एक्टिवेशन लिंक भेजते हैं, वो लिंक से आप जो है ना वो सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो और आप सीख सकते हो उससे। ओके, थैंक यू। मेरा ख्याल है कि मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन जनरली जितने कमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनकी पीछे डॉक्यूमेंटेशन होती है, ट्यूटोरियल्स होते हैं, उनके स्टूडेंट वर्जन में वो काफी कुछ देंगे, जो वही वाली चीज है कि वो उसमें घुसने की जरूरत है, एक दिन में तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा, इट टेक्स मंथ्स एंड ईयर्स टू प्रैक्टिस समथिंग लाइक दिस, लेकिन वही वाली चीज है कि अगर जब घुसोगे और उनकी जो हेल्पलाइन है अगर उसको कांटेक्ट करोगे, वो एक कम्युनिकेशन वाली चीज है, उनको पूछोगे यार मैंने सीखना है और मुझे बताओ ये कैसे सीख सकता हूँ, वो आपको बहुत सारे
प्लेटफॉर्म्स पे, ट्यूटोरियल्स पे, लेक्चर्स पे बहुत सारी चीज़ों की एक्सेस देंगे जो आप यूज़ कर सकते हो। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मटेरियल्स वाली साइट पे बहुत सारे टूल्स हैं जो कमर्शियल हैं इस तरह के ना, और उनकी हर एक की अपनी अपनी कम्युनिटीज़ हैं, उनके अपने अपने ब्लॉग्स हैं, पेजेस हैं, यूज़र ग्रुप्स हैं, और उस पर सब कुछ पोस्ट होता है। लेकिन इट टेक्स टाइम एंड persistence to learn something like this. एक दिन में तो बिल्कुल कुछ नहीं समझ आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अच्छी बात है अगर आप स्टूडेंट लाइफ के दौरान अगर इस तरह की चीज़ें सीखते हैं तो वो बहुत काम आती हैं। बाकी ये अली ने बताया था कि ये जो डाटा एनालिटिक्स है वो बहुत ज़रूरी है वाकई। अगर कोई भी फील्ड है उसमें अगर आपको ये चीज़ का पता है तो आप पिछले मतलब डाटा से देख के एक मतलब कंक्लूड कर सकते हो कि ये ऐसे है तो ये ट्रेंड ऐसे होगा ऐसे होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी फील्ड रिलेटेड होती हैं, लेकिन मेन चीज़ वही है कि अगर आपके पास मोटिवेशन है वो सीखने की तो आप सीख सकते हैं। आप हाँ, कोई और क्वेश्चन किसी का? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा एक सवाल है कैसर भाई आपसे कि जो आपने कंपनीज के नाम बताए थे, क्या वो एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर सकते हैं? चैट में लिख के भेज दें तो। जी चले मैं ये जो चैट है जिस साइट पे जो आ रहा है वो सबकी उस सब लोगों की एक्सेस है ना उस पे? हाँ, तो ठीक है, मैं उस पे वो लिख लूंगा ताकि आपको हो। लेकिन वही बात है कि ये ऐसी कंपनी है कि इन्हीं में अप्लाई करो। मतलब डेली बेसिस पे जैसे कि मैंने बोला है जॉब्स आती रहती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो जिनमें कह लो कि आपका जो पूरे साल में जो है ना वो हायरिंग वगैरह करते रहते हैं। तो यहाँ जो इंटर्नशिप्स वगैरह देते हैं या आपको वर्किंग स्टूडेंट की जो है ना वो भी ऑप्शंस होते हैं इनमें। तो वो मैं इस चैट में लिख लूंगा, तो वो आप देख लेना। बाकी किसी और का सवाल है तो इतनी देर में वो कर सकते हैं। मैं इधर लिखता हूँ। यहाँ पे मैं वो दोबारा एक दफा कहना चाहूंगा जिस तरह मैंने वो ग्रुप में पोस्ट किया था कि कैसा नजरान में यूरोफिन्स का बोला था। यूरोफिन्स का जो यहाँ पे लेबोरेटरी है फ्राइबेर के साथ, उनको प्रूवन फोरब्राइटन में बहुत सारे लोग चाहिए, और मुझे पता है कि वो है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग यहाँ पे रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में उसका हालात कैसे रहेंगे, लेकिन अगर आपको एज ए पार्ट टाइम जॉब इस तरह की जॉब भी मिलती है जिसमें आप जियोलॉजी से रिलेटेड किसी लैब में काम कर रहे हैं सैंपल प्रिपरेशन के लिए, तो वो कर तो आप पार्ट टाइम जॉब रहे हैं, लेकिन बाद में आप उसको एज ए एक्सपीरियंस भी शो करवा सकते हैं कि भाई मैंने इस तरह प्रिपरेशन में सैंपल प्रिपरेशन में जियोलॉजिकल सैंपल्स के काम किया है, मुझे पता है कि वो सैंपल किस तरह आते हैं, फिर कैसे प्रोसेस होते हैं और आगे कैसे जाते हैं। और बहुत सारी कंपनी है जिनमें आप इस तरह की लैब्स में हेड्स लग सकते हैं या उनमें टीम लीड्स लग सकते हैं, और क्योंकि आपको प्रोसेस का पता होगा। तो स्टडीज़ के दौरान अगर आपको कोई फील्ड से रिलेटेड, और यूरोफिन्स को मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आजकल मुझे पता है कि उनको बहुत सारे लोग चाहिए और वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है काम करने की स्टूडेंट्स के लिए ना। तो मैं यही कहूँगा कि इन कंपनीज में अगर कोई पार्ट टाइम जॉब भी आती है तो आप उसको करें। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं है, बाद में आप उसको अप्रोप्रिएटली सीवी में या कवर लेटर में डाल के कैश भी करवा सकते हैं करने के लिए। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इस तरह की जॉब मतलब कह लो कि वो बहुत वो तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्टडीज के दौरान इस तरह की कोई जॉब मिलती है छोटी मोटी, चाहे वो जिस तरह साइज सैम्पलिंग की होगी सिर्फ, तो वो आपको हेल्प करती है आपकी जो है ना आपको ऊपर जाने के लिए, और आपके जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उसमें काउंट होती है। तो वो पहले भी जिस तरह फैसल भाई ने बताया था, अगर आपके पास ऑप्शन हो एक स्टूडेंट जॉब जाके किसी फैक्ट्री में जॉब करने का, और एक अपनी फील्ड के रिलेटेड में चाहे उधर 4 पैसे कम भी मिलते हो, तो प्रेफर यही करें कि वो जॉब करें जो आपकी फील्ड के रिलेटेड हो। ये गलती मुझसे भी हुई थी और मैं मतलब पछताता हूँ, लेकिन अभी मैं यही गाइड कर सकता हूँ या एडवाइस दे सकता हूँ कि कोई ऐसी जॉब करें जो आपकी फील्ड के रिलेटेड हो और आपको लॉन्ग टर्म बेस पे फायदा दे। प्लस नेटवर्क से रिलेटेड जो है ना, मेरे ज़हन में जो एक और चीज़ आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हम स्टूडेंट्स मिस करते हैं, वो हैं समर स्कूल्स और वर्कशॉप्स वगैरह ना। जब एक सेमेस्टर ख़त्म होता है और अगला सेमेस्टर शुरू होना होता है ना,
उसके दरमियान जो टाइम होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, प्रोग्राम्स, समर स्कूल्स या वर्कशॉप्स करवाते हैं फील्ड से रिलेटेड। अब वही वाली चीज़ है कि पहले तो उनका पता हो ना, तो हमारी यूनिवर्सिटी भी कुछ चीज़ें पब्लिश करती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे वही चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होंगी जो बंदा अगर फॉलो करे। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ जो मेरे ज़हन में आ रही है वो ये है कि जर्मनी में कोई जियोलॉजिस्ट की या इनकी कोई एसोसिएशन भी होगी, तो उसके साथ भी आप एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करें और उनके न्यूज़ लेटर को फॉलो करें, ताकि उसमें भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपके घर पे वो कुछ ना कुछ दे देंगे और उससे आपको पता चलेगा कि न्यूज़ क्या चल रही है, कंपनियां क्या कर रही हैं, ट्रेंड्स क्या बदल रहे हैं, जो हम अभी बैठे बातें कर रहे हैं ना, ये उसमें वो स्ट्रक्चरली हर क्वार्टरली या एनुअली उसमें डालते हैं और वो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे रजिस्टर करने से पैसिवली आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और फिर उनको डायरेक्टली फॉलो करने से और आगे चलने से और फिर अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने से यूं होगा कि जब आप ग्रेजुएट करेंगे तो आपके पास एक वाइड पूल ऑफ नेटवर्क होगा, वाइड पूल ऑफ स्किल्स होंगे, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसे नजर आती होंगी और फिर अपनी जो आपकी मर्जी की जॉब है और जो आपकी इंटरेस्टिंग वाली चीज है उसकी तरफ जाना आसान है। बिल्कुल ऐसे ही है। फैसल भाई से अगर इजाजत हो तो। ये यूरोफिन का आपने अभी बताया, तो मैं वही ग्रुप पे पढ़ रहा था, उसमें सिर्फ वो कांटेक्ट नंबर दिया है, तो उसमें अप्लाई करते वक्त सीवी भेजे और साथ में लिखे कि ये जॉब एडवर्टाइजमेंट हमने देखी थी। उसको फोन कर दो बंदे को, उसको मुझे पता चला जॉब है, मुझे नौकरी दो, उसको नौकरी मैं करने आ रहा हूँ कल, बताओ आते हुए साथ क्या लेके आऊँ। बस वो कहेगा सीवी ले आओ, ये फोन कर दो उसको, पूछना कुछ नहीं है उसको। फोन नंबर इसीलिए लिखा है उसका मैंने, इसलिए मैंने उसका कार्ड भी शेयर किया कि उसके ऊपर जो फैक्स नंबर लिखा हुआ है ना उस पर भी फोन कर दो बेशक। सही है वो। हाँ मतलब एग्रेसिवली, ये तो जिसने अपना कार्ड खुद पकड़ाया कि यार अगर किसी को जॉब चाहिए हो इस फील्ड में तो मुझे बताओ, उसको तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल। नहीं इसमें मैं करूंगा सीवी भेज के क्यों इंतजार करना है जब आप डायरेक्टली उसको फोन कर सकते हो। तो कैसा? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उनकी वेबसाइट पे आइए कि ये इस पोर्टल पे अप्लाई करो और एक है कि जहाँ पे लिखा हो कि इस ईमेल पे अप्लाई करो, तो मेरे ख्याल से जो ईमेल वाला काम है वो ज्यादा कह लो को डायरेक्ट है और आपको जो रिक्रूटर के ज्यादा करीब लाता है। तो अगर फोन नंबर लिखे है तो मैं ये बोलूंगा कि उनको फोन करें और बोले कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ या मैंने ये किया है और मेरी ये स्किल्स हैं और ये जो आपने जॉब में रिक्वायरमेंट्स बताई हैं उसमें पूरा उतरता हूँ, तो काइंडली बताएं मैं क्या करूं या क्या मैं आपको सीवी भेजूं। तो इस तरह मतलब बिल्कुल बात कर सकते हैं। और ये तो उसको जाहिर बात है बंदा चाहिए। अगर आप खुद बाकी एप्लीकेंट से पहले जाके अपना बता सकते हो तो वो आपको जॉब दे देगा और आपको बोलेगा ठीक है मुझे भेज दो और इंटरव्यू के लिए आ जाओ या कुछ इस तरह। हाँ और ये अलग मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा, ये फोन करते हुए ना मुझे भी डर ही लगता है आज भी ना कि यार वो आगे से वो जर्मन का तोप चलाएगा और फिर मेरी तोप नहीं चलेगी ना आगे से। लेकिन उसमें मसला नहीं होता कोई, अगर आपको पता है ना कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन थी, मेरे ये बैकग्राउंड है, मैंने उसको फोन करके ये बोलना है, तो उसमें ये वाला शॉर्टकट चल जाता है कि अपना स्क्रिप्ट लिख के रख लो, उसको 2-3 दफा पढ़ के याद कर लो, फोन करके उसको वो दब दो पूरा, ठीक है ना, उसको सुना दो वाला स्क्रिप्ट पूरा पढ़ के कि मैं ये हूँ, मुझे यहाँ से आपकी जॉब का पता चला था और मैं इस पे बिल्कुल पूरा बैठता हूँ और मुझे जो है ना ये जॉब चाहिए। तो यहाँ तक जब सुनाओगे ना तो आगे उसने क्या कह देना है, उसने मैक्सिमम यही कह देना ना कि ये ईमेल एड्रेस पे सीवी भेज दो या फला दिन मुझे फोन कर लेना, या ये इतनी तो जर्मन आती होती है यार, इतना बंदा आगे पिक कर लेता है। उसने कोई इंटरव्यू तो लेने बैठ नहीं जाना वहां पे कि उसने कहना है मुझे जो है ना रिसर्च पेपर पढ़ के सुनाओ इस फील्ड के बारे में। तो ये काम हो जाता है फोन पे ना, अगर आपने स्क्रिप्ट लिखा हो उसको फोन करके डायरेक्ट बात कर लो, वो ना फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जल्दी जल्दी काम सॉल्व हो जाता है, काम खत्म हो जाता है आगे। अगर बंदा ईमेल करके बैठ जाए ना, हमें इतनी ईमेल्स आती हैं, हम इतनी ईमेल्स करते हैं, मुझे पता है यार, मेरे ऑफिस में मेरे सामने लड़का बैठा होता है, मैं ऐसे ही उसे पूछ लूं तो पता चल जाता है, ईमेल करके मुझे 15 मिनट बाद पूछना पड़ता है ईमेल मिली, ये हाल है। तो ये सीन है। अगर किसी कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मेरा ख्याल है हम इसको स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग को। चलिए अगर किसी और का कुछ ऐड अगर करना चाहिए आखिर में या मैं कर दूं स्टॉप?
नहीं, आप इसको खत्म कर दें। मैं सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और फैसल भाई आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया बोलने का और मुझे मुनासिब समझा। बाकी मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस था उसके तहत जो भी बातें की हैं वो मतलब वो कर दी हैं। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो या इस सिलसिले में जॉब एप्लीकेशन में या इंटरव्यू प्रिपरेशन में किसी को हेल्प चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। बाकी मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।